हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले वर्ग 10 के जीव विज्ञान के चैप्टर 1 के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, जिसमें कि हम लोग जो भी आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें आपकी हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का टाइम न बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वर्ग 10 का चैप्टर अध्याय 1 का जैव प्रटर्म के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन वो जड़, तना, पत्ता और फूल किस भाग में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ये पत्तों में होती है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। जो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में यूरिया की समान मात्रा कितनी है। तो किसी भी मानव में जो यूरिया की समान मात्रा है वो 20 mg के आसपास होती है। अगला है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन की क्रिया के दौरान 20%, 40%, 60% या 80% कितनी ऊर्जा निष्कासित होती है। तो इसके बारे में तो हम लोग बोलेंगे तो इसमें से 20% जो उसमें है वो निष्कासित होती है। अगला है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है वो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो जो पोषण है वो उत्सर्जन का ये जो वृक्क है वो एक हम लोग के शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया को परागण, निषेचन, मिश्रण या फिर वाष्पोत्सर्जन, यानी जल जो पेड़ पौधों में से जो जल निकलता है, पौधों में से जो जल निकलेगा इसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिनमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता, तो यानी वह जिससे ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो जो श्वसन यानी सांस लेना सभी जीव के लिए अनिवार्य एक कार्यक्रम होता है। अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, लाल वर्णिका में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो जो क्लोरोफॉर्म है मैग्नीशियम हम लोगों के क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यानी आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वैश्यम, 2 वैश्यम, 4 वैश्यम, 5 वैश्यम। तो मानव हृदय जो होता है वो 4 वैश्य के होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोगों को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम, अपारगम, अर्धपारगम, इनमें से कोई। तो जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम एक झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो दही का जमना एक किण्वन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए हम लोग में निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे उत्तकों को मरम्मत करना, इनमें से सभी। तो जो हम लोग के जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए इनमें से सभी चीज़ों का आवश्यकता होता है। यानी हमें लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, शरीर में वृद्धि होना चाहिए और मरम्मत की और शरीर का जो भी भाग का अंग टूट जाता है उसको मरम्मत भी करना चाहिए। अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसी भी मनुष्य में जो डायलिसिस की थैली होती है वो नेफ्रॉन में पाई जाती है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मत्स्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है और मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया होता है वो उसको हम लोग विसरण कहते हैं।
क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल और सफेद। तो जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है, यानी हरा कलर का होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो जो कवक होती है उसमें पोषण मृतजीवी तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन है रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? तो जो रेजिन जो और गोंद है वो फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में। तो ये हमें पुराने जाइलम से मिलता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस क्रिया का किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना है वो उपपचन, संचयन या फिर संचयन, विस्थापन या अपचयन होता है। तो भोजन में शरीर का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, न कोशिकाएं न पदार्थ है, ये रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कौन एक उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख या कोई नहीं? तो एक उत्सर्जी अंग कहेंगे तो जो वृक्क है वो एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है तो जो जड़ में, पत्तियों में, फूलों में। तो जो रक्षी कोशिकाएं हैं वो हम लोगों के पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है वो वायवीय, अवायवीय, एबी दोनों। तो जो इथाइल अल्कोहल है वो अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या उत्सर्जन, तो इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो ये एनीमिया होता है। ये ज्यादातर महिलाओं में होने वाला रोग है। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है भोजन, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो ये जल का पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो ये जल के वहन के लिए कार्यक्रम होगा। कूटपाद किन में पाया जाता है? जो कूटपाद है वो पैरामीशियम में, यूग्निलिया में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो जो कूटपाद होता है वो अमीबा में पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा तना, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा हमेशा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय की औसत प्रकुंचन दाब कितनी होती है? तो मानव हृदय की जो औसत प्रकुंचन दाब होती है वो 120 MB/Hg होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, गाना या हरित लवक? तो इसमें से प्रकाश संश्लेषी अंग में कहेंगे तो पत्ती एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषी अंग है। वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक क्रिया है जो कि हम लोग करते हैं, हम लोग के मन से होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होते हैं वो टूटते हैं तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। श्वसन पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड का पोषण सभी। तो ये सभी, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, वो सब स्वपोषी है तो इसमें सभी की आवश्यकता होगी और वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर इनमें से पाइरुवेट विखंडन के लिए यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा तथा देता है, यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये सारी की सारी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आंख, अग्नाशय, यकृत या अमाशय? तो जो जठर ग्रंथि होती है वो हम लोगों के अमाशय में पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो कॉकरोचों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में जो पाए जाने वाला जो दूधिया और गाढ़ा जो पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं। अगला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? तो जो फेफड़ा होती है वो यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, दिन रात, सुबह शाम? तो प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य रहेगा तभी ना होगा, तो भैया दिन में।
पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, भोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल या एमिनो अम्ल को। तो पादप में जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवाहक होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टोजोम से। तो ये कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। नो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन, सॉरी भैया, आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले पीछे द्रव को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो हरित लवक है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग लीवर कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में पोषण का अंतर्ग्रहण? कूटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी या केंद्रक। तो अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। अगला है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। रक्त का दबाव बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त का धक्का बनाने में रक्त बिंबाणु का ही काम होता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो जो पाचन क्रिया की जो पूर्ण होती है वो हमने छोटी आंत में ही हो जाती है, और जो भी जो बचा ऊंचा होता है वो बड़ी आंत में जाता है, वहां से वेस्टेज बाहर निकल जाते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, स्कटरेसियस, जठरस या एबी दोनों। तो आंसर होगा एबी दोनों, यानी छोटी आंत की दीवार पाई जाने ग्रंथि का स्राव को हम लोग आंतरस या फिर सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। एक व्यस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो जो एक व्यस्क मनुष्य होता है उसमें 32 दांत होते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2, 3, 4 या केवल 1। तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है वो 2 होती है, यानी 2 चैम्बर होते हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचर्वणक में, ग्रसनी के भीतरी। इसका उत्तर होगा जीभ के ऊपरी सतह पर ही ये पाई जाती है स्वाद की कलियां, और इसी से हम लोग स्वाद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या एपिग्लोटिस। तो जो अमाशय के जो अग्रभाग होता है उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्राहनली, ग्रहणी या फिर अग्नाशय। तो जो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं, जहाँ से खाना गली से अंदर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से इनमें से श्वसन जो होता है वो सजीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली एक नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोनल या अपेंडिक्स। तो जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली जो एक नली नुमा रचना को हम लोग सीकम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस या इनमें से सभी। तो जो छोटी आंत के भोजन में पाचन में जो किस रस की भूमिका होती है? तो यानी छोटी आंत में पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस सभी कुछ पाया जाता है। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं। तो अमाशय में बने भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या BC दोनों। तो यानी अमीनो अम्ल के विखंडन से हमें अमोनिया मिलता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर सही होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चाइल का अवशोषण होता है इलियम, जेलुनलम में, कोलन में या रेक्टम में। तो जो चाइल का जो अवशोषण होता है वो हमें इलियम में होता है। आपको उत्तर होगा ए। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिकम, अपेंडिक्स या जेनुलल या कोलम। तो कौन सी रचना अवशेषी अंग के बारे में बात करेंगे तो अपेंडिक्स होता है, इसका कोई भी काम नहीं होता, ये बस अवशेषी अंग।
दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करें, इनमें सभी कुछ। तो इसका उत्तर होगा सभी कुछ, क्योंकि मीठी चीज खाने से ही उसके ऊपर अब बहुत कुछ चिपचिपे पदार्थ बैठ जाएंगे और इससे हम लोगों का अम्ल का निर्माण होगा और इससे बैक्टीरिया जमेंगे और जो बैक्टीरिया है वो अम्ल का निर्माण करेंगे। अगर हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो फिर दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनेमल, कैनाइन, दंत फलाक या मोलर। तो दांत के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग इनेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसायन द्वारा, कूटपाद द्वारा। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई में क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन ऑक्सीजन है, यानी ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को स्वपोषण, मित्रजीवी, परजीवी या प्राणीसम। तो इसको हम लोग प्राणीसम कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा या हरित लवक। तो निम्नलिखित में से हम लोग हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो निम्नलिखित में से भित्ति कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो भित्ति कोशिका को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो हम लोगों के मुख गुहा में 3 लाल ग्रंथि पाई जाती है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कोटपाद, सीलियम। तो इसका उत्तर कोटपाद होगा, ये भी शायद रिपीटेड है। पेप्टाइड्स और निम्नलिखित में से कौन रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स या न्यूक्लियोइड्स। तो इसको हम लोग कहेंगे ये जो है सो एमिनो अम्ल में इसको तोड़ने का काम करता है, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका के सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं वो जीव द्रव्य है। निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी रहती है? तो निगल द्वार द्वारा। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, डाइटम और एक कोशिकीय बैक्टीरिया या इनमें से सभी। तो अमीबा के जो मुख्य भोजन है वो सब कुछ है, शैवाल के टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया या इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो जो ग्रहणी है वो एक छोटी आंत का एक भाग है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या स्वपोषण। तो अपग्रहण कर उनका अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं। यानी पोषण ही एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा पोषक तत्व को वो ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो खाते हैं तो वो सारे के सारे पोषण ही, वो सब पोषक तत्व है और वो हम लोग की बॉडी को वृद्धि में काम देता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा चैप्टर 1 से 82 क्वेश्चन का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपका जो कुछ भी राय कमेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।